नमस्ते सभी को। आज के इस संभाषा के सत्र में चलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है सर्वाइकल कैंसर। जैसे अभी अभी हाल ही में हमने देखा अभिनेत्री पूनम पांडे जी की किस प्रकार से मृत्यु हुई, और इसी को लेकर फिर हमने सोचा कि इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं आज के सत्र में। आज जैसे कि अ, कैंसर एक बड़ा ही प्रमुख व्याधि बनता जा रहा है। सोसाइटी में बहुत इसके रुग्ण मिलते हैं और महिलाओं में इसकी संभावना काफी बढ़ गई है। पता नहीं, मतलब एक प्रकार से ऐसे हो गया है कि 10 में से कम 3-4 महिलाओं को ये हो रहा है। और मुख्य रूप से जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर है या गर्भाशय का कैंसर है, इसमें एक सर्विक्स का कैंसर भी बहुत ही आम बन चुका है, आम बनता जा रहा है। एक अवेयरनेस के रूप में मानिए, या आयुर्वेद इसमें क्या कह सकता है। कई बार ऐसे सुनने में आता है कि मैं यहाँ पे ये दावा नहीं करूंगी बिल्कुल, हमें कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए जिस प्रकार से भी सारे एलोपैथिक ट्रीटमेंट होती है उन सभी को फॉलो करना ही है। बट इसी के साथ साथ एक अल्टरनेटिव रूप में या पोस्ट मैंने एक सेपरेट भी सेशन लिया था जिसमें कि कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स को लेकर किस प्रकार से हम उसमें उस सारे लक्षणों में आयुर्वेद किस प्रकार से काम कर सकता है, इसी को लेकर भी हमने चर्चा की थी। तो हम एक साइड बाय साइड ट्रीटमेंट के रूप में इसको ले सकते हैं। तो ये एक कफ प्रधान व्याधि है। वैसे देखा जाए तो इसमें वात कफ के मुख्य कारण होते, कोई भी अर्बुद जब बनता है तो ये वात कफ जनित संप्राप्ति वाला ही हो जाता है, या वात कफज संप्राप्ति इसमें देखी जाती है। इसी के साथ साथ अगर क्या कारण होता है इसको थोड़ा और समझ ले, किस प्रकार से ये पूरे शरीर पर कैंसर यानी अनयूजुअल अनकॉमन ग्रोथ ऑफ द सेल्स, शरीर में किसी विशिष्ट जगह पर जो सेल्स होते हैं उसकी ग्रोथ होने लग जाती है, और फिर बिल्कुल उसी के कारण बाकी जो डिस्टरबेंसेस होते हैं शरीर में, और फिर मेटाबॉलिज्म डिस्टरबेंस हो जाता है। इसमें काफी सारे टेस्ट है, स्क्रीनिंग्स होती है, पैप्समियर है, बहुत सारे ऐसे जो रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर एरिया हमें इसमें यू टेस्ट अलग अलग करने पड़ते हैं। एंड फिर टेस्ट करके ही इसका डायग्नोसिस बन जाता है कि ये क्या है। सो जैसे कि ये यहाँ पे क्या होता है ना, सर्वाइकल कैंसर में सर्विक्स के जो मुख्य ये होते हैं ना, सर्विक्स जो एक हमारा ये है एक बॉटम पार्ट है यूट्रस का जो वजाना को कनेक्ट करता है। और मुख्य रूप से महिलाएं जो कि 35 to 45 की एज में है, उनमें सर्विक्स का कैंसर होने का ज्यादा चांसेस होता है, ज्यादा संभावना होती है। बिल्कुल। अभी तो नया नया रिसर्च ये बताता है कि 15% महिलाओं में भी जो मोर देन 65 ईयर्स के, उनमें भी ये बहुत ही फैल रहा है। सो मुझे लगता है कि इसमें स्क्रीनिंग और प्रॉपर एक देखरेख होना जरूरी है। सर्विक्स ये अलग अलग रूप से डिफरेंट सेल्स उसमें होते हैं। द फर्स्ट इज द एंडोसर्विक्स एंड विच इज द ओपनिंग ऑफ द सर्विक्स दैट गोज टू द यूट्रस। इट इज लेयर्ड विथ ग्लैंडुलर सेल्स, मतलब हमारे शरीर पूरा सेल से ही बना है वैसे देखा जाए तो। उसमें जो एक्सो सर्विक्स और एक्टो सर्विक्स होता है ना, ये एक्सटर्नल पार्ट होता है जो कि विजिबल होता है जब हम लोग किसी महिला का परीक्षण करते हैं, स्पेकुलम पीएस पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन करते हैं, तो उस दौरान ये हो जाता है। और ये स्क्वैमस सेल से लेयर्ड होता है। सो ये जो सेल्स, दोनों सेल्स है, एक स्पेसिफिक एरिया में मिलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन जोन। और बिल्कुल यहाँ पर ही जैसे अलग अलग प्रकार के बदलाव देखे जाते हैं, एज के रूप से बदलाव होते हैं, बच्चा होने के बाद बदलाव होते हैं। सो ये एक मोस्ट ऐसा पॉइंट है जहां पर कैंसर के सेल्स ग्रोथ होते हैं। अलग अलग स्ट्रेन्स है एचपीवी के, यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के है, या जो एसआईटी के टाइप्स है, ये भी ट्रिगर्स होते हैं मोस्ट टाइप ऑफ सर्वाइकल कैंसर। हमारी इम्यून सिस्टम होती है जो हमारे शरीर में किसी भी प्रकार के ग्रोथ को होने नहीं देती है। बट एक कभी कभी ये हमारा जो शरीर के अंदर का वायरस होता है छिपा रहता है, और फिर वो जाकर टर्न आउट होता है कैंसरस सेल्स में। तो इसी प्रकार से यहाँ पर सर्विक्स जो ये कैंसर इसमें बन जाता है, सर्वाइकल कैंसर, इसी के हम दो प्रकार देख सकते हैं अगर हमने इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा। इसके दो मुख्य प्रकार होते हैं, एक तो स्क्वैमस सेल वाला,
जो 9 टू आउट ऑफ मतलब 10 से 9 केसेस जो होते हैं ये स्क्वायमस सेल कार्सिनोमा के होते हैं, जो कि मुख्य रूप से एक्सोसर्विक्स में वहां पर उस जोन में डेवलप होते हैं। दूसरा प्रकार है एडिनो कार्सिनोमा, ये उसी के प्रकार का है थोड़ा सा। एंड ये ग्लैंडुलर सेल में होता है बिल्कुल, और ये सर्वाइकल एडिनोकार्सिनोमा डेवलप होता है म्यूकस प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स, जो कि एंडोसर्विक्स का एक पार्ट है। सो बिल्कुल इस प्रकार से इसमें ये देखा जाता है। कभी कभी अभी देखिए इसको कैसे पहचाने, अभी इसको पहचानने के लिए तो शुरुआत में तो पता नहीं चलता है, बट एक इसका मुख्य लक्षण होता है कि पीरियड के बीच में अगर ब्लीडिंग हो रही है, स्पॉटिंग हो रही है, और आफ्टर संबंध रखने के बाद अगर पोस्ट क्वाइटल अगर ब्लीडिंग हो रही है, एंड मेनोपॉज है, और फिर भी बीच बीच में ऐसे बदला ब्लीडिंग पैटर्न अनयूजुअल रहता है। तो देखिए उसमें तो कुछ मेनोपॉज में ऐसा होता ही है और नॉर्मल भी है कुछ हद तक, बट फिर भी हमें टेस्ट तो जरूर करवाने होते हैं, टेस्ट करते रहने चाहिए बीच बीच में, जैसे 2 साल में, 3 साल में, इस प्रकार से। एक इसी के साथ अगर हम और कुछ लक्षण देखना चाहते हैं तो उसमें पेन होता है, पेल्विक रीजन में पेन है, सीवियर पेन, जैसे किडनी के एरिया में पेन होना, कॉन्स्टिपेशन होना, कभी कभी खून निकल आता है यूरिन में, एंड लाइक जो ब्लैडर का और बाउल का मूवमेंट होता है, कंट्रोल होता है, वो भी कम होता चला जाता है, स्वेलिंग आती है पैरों में। ऐसे कुछ इसके कारण या लक्षण देखे जाते हैं। इसका कारण क्या है? ये देखिए, एक तो हैविंग मोर पार्टनर्स, और बहुत ही जल्दी उम्र के कम उम्र में ही हैविंग द क्वाइटस, ये एक इंक्रीज कर देती है रिस्क ऑफ एचपीवी। एचपीवी जैसे मैंने अभी बताया ना, ये एक वायरस होता है और ये चिपका रहता है और फिर वो एक बचा बढ़ जाता है। एसटीडीज ये कारण है, या फिर इम्यून सिस्टम वीक होना है, स्मोकिंग ये कारण है। तो इन सभी कारणों के साथ सर्वाइकल कैंसर हमारे शरीर में देखा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे इसका हम प्लान कैसे करेंगे? आगे प्लान, जैसे इसको आयुर्वेद में हम ग्रंथि या अर्बुद के नाम से जानते हैं। ग्रंथि यानी सूजन, अर्बुद यानी एक प्रकार का अनयूजुअल ग्रोथ। इट कैन बी इंफ्लामेटरी और नॉन इंफ्लामेटरी, जो दोष होता है उसी के अनुसार ये होता है। तो बिल्कुल इसमें जैसे वात और कफ दोष मुख्य रूप से बढ़े हुए मिल जाते हैं हमें। एंड इस प्रकार से आयुर्वेदिक संप्राप्ति इसकी बन जाती है। आयुर्वेद इसको एक कर्म के रूप में भी मानता है, बहुत ही अलग प्रकार से है, कष्ट साध्य व्याधि के रूप में इसको बताया है। बट स्टिल वी आर होप्स कि हम इसको मैनेज कर सकते, मेंटेन कर सकते, नॉट क्यूअर। क्यूअर नहीं कर सकते, बिकॉज उसमें देखिए जो भी एलोपैथी ट्रीटमेंट होती है उसको हमें लेना ही पड़ेगा। आयुर्वेद के कुछ ऐसे ड्रग्स है, फॉर्मुलेशन है, जिसकी बदौलत हम इस पे काफी हद तक काम कर सकते हैं। इसमें मुख्य जो द्रव्य है इसको मैं बताती हूँ कि, और फिर उसके कॉम्बिनेशन आप अपने आप से डेवलप कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला जो नाम आता है कर्क्यूमिन का, मैंने बार बार रिपीटेडली मैंने कर्क्यूमिन को लेकर अवेयर किया है। कर्क्यूमिन की कैप्सूल बहुत ही अच्छे से इम्यून सिस्टम के लिए, और बाकी भी जो सिस्टम्स होते हैं ना, सभी के लिए, इम्यून सिस्टम को तो ये बहुत ही अच्छा कर देता है। एंड इसी के साथ साथ स्किन डिसीजेस में भी बहुत अच्छा रोल रहता है ककरमिन का, जिसको आमतौर पर हम लोग हरिद्रा कह देते हैं, हल्दी कहते हैं। सो ककरमिन कैप्सूल, फिर हमारे कांचनार का जो गूगल कल्प आता है, कांचनार गूगल आप दे सकते हो, कांचनार का काढ़ा बनाकर, कांचनार की चूर्ण। फिर इसमें और एक ड्रग बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे रेफरेंसेस इसके मिल जाते हैं, लाइक अश्वगंधा। अश्वगंधा क्यों यूज करना? अश्वगंधा को हमने एक इसमें बैठा दिया है कि इट इज वाजीकरण एफ्रोडोसिक ही है, बट एक्चुअली अश्वगंधा की कई सारे प्रॉपर्टीज है। ये बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है, एंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटी इंफ्लेमेटरी भी है, जो कि कैंसर सेल को रोकने का काम करती है। एंड सो दिस दिस अश्वगंधा इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि कैंसर को प्रिवेंट करती है। दूसरा, फिर आप अभी अश्वगंधा की जो भी फॉर्मुलेशन देना चाहते हैं यूज करिएगा, क्योंकि वो बल भी देती है अश्वगंधा, और ओवरऑल रसायन का भी इसका इफेक्ट देखा जाता है। तो ओवरऑल ऑलराउंडर टाइप का ये हर्ब है। नेक्स्ट इसमें आता है लोद्र। लोद्र कैप्सूल भी मिल जाते हैं, लोद्र लाइक अब चूर्ण रूप में लोध्रासो मिलता, अलग अलग आयुर्वेदिक जो भी हमारे ये सारे द्रव्य है ना, इसके कई सारे कॉम्बिनेशंस मार्केट में अवेलेबल है। आप इसको कंबाइन करके या फिर जो भी अवेलेबल है इसी प्रकार से इसको आप यूज कर सकते हैं। सो लोद्र जो कि मुख्य रूप से हम डिस्चार्ज में यूज करते हैं ना, कषाय गुण के कारण वो क्लेद का शोषण करता है, और इसीलिए हम लोग उसको ज्यादा से ज्यादा इसमें यूज करते हैं।
सो इस प्रकार से ये वजाइनल डिस्चार्ज में ज्यादा यूज किया जाता है। बट जैसे रक्त प्रदर में श्वेत प्रदर में काम करता है, ऐसे यहाँ पर भी ये जो सर्वाइकल कैंसर है उसमें भी इसी प्रकार से जो ग्रोथ हो रही है, जो ग्रोथ होती है, उसको भी वो एक प्रकार से स्क्रैप करने का, स्क्रैपिंग प्रॉपर्टी कषाय गुण के कारण वो काम करता है। तो लोध्र का भी आप इसमें जोड़ दीजिएगा, यूज कर लीजिएगा। नेक्स्ट है शतावरी। शतावरी एक बहुत ही मतलब महिलाओं के लिए सभी प्रकार की शतावरी मल्टी इसमें काम करती है। तो हम कहीं पर भी इसका प्रयोग करते हैं, बहुत सारे व्याधियों में करते हैं, बट इट इज ऑल्सो हैविंग अ गुड रोल इन प्रिवेंटिंग एंड लिमिटिंग द ग्रोथ ऑफ द कैंसर सेल विद इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मतलब ये पूरा फैलने नहीं देने का काम, प्रिवेंशन का काम शतावरी करती है। शतावरी बिल्कुल, बाकी भी सारे इसके प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट इसी क्रम में आता है अशोका। अशोका का आप अशोकारिष्ट वगैरह सारे फॉर्मुलेशंस आते हैं ना, बट अशोका तो महिलाओं की दोस्त मानी जाती है। अशोका ये पेन कम करती है, एंड हम लोग कई प्रकार से इसका प्रयोग करते रहते हैं, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन में करते हैं। बट अल्सो अशोका ये ट्यूमर्स में भी काम अच्छा करती है, एंड अल्सो ये जो सर्वाइकल कैंसर की ग्रोथ है उसको भी कम करती है। तो अशोक का भी चूर्ण आप यूज कर सकती है। नेक्स्ट आता है गूगल। मुझे लगता है कि गूगल तो इतने मतलब फॉर्मुलेशंस, आप कोई भी कहीं पर भी जाइएगा आपका गूगल को एक ना एक कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ेगा। इसमें मुख्य रूप से कंचनार गूगल दे सकते हैं, त्रिफला गूगल दे सकते हैं, शिगुरु गूगल दे सकते हैं, पुनर्नवा गूगल दे सकते हैं। देर आर मेनी कॉम्बिनेशंस, ऑलमोस्ट अराउंड 60 to 80 टाइप्स ऑफ गूगल्स आर देयर। तो इन सभी में से जो भी आपको यूनिक लगता है, जो भी रिलेटेड टू दैट सिम्टम, ये आप इसमें एडवाइस कर सकते हैं, या इसका आपको वहां पे बहुत अच्छे रिजल्ट या उपयोग मिलेगा। नेक्स्ट एक ट्रेडिशनल फॉर्मुलेशन के रूप में, जो कि एक एंटी न्यूप्लास्टिक एक्टिविटी वाला हमारे पास एक अच्छा द्रव्य है, कॉम्बिनेशन ऑफ द द्रव्य, दैट इज पंचवल्कल। बहुत सुंदर काम करता है पंचवल्कल। ये जो ट्रेडिशनल फॉर्मुलेशन है, चरकाचार्य ने एंड भाव प्रकाश सभी ने इसको एंडोमेट्रियोसिस और काफी ल्यूकोरिया वजाइनल एलिमेंट्स में काफी सुंदर रोल रहता है। तो ये भी यहाँ पर हम इसके ऊपर रिसर्चेस हुए हैं, एंड इट्स ऑल्सो हैविंग अ गुड पोटेंसी अगेंस्ट द एंटी कैंसर। इसकी प्रॉपर्टी देखी गई है, और इसीलिए वो सर्वाइकल कैंसर सेल को भी रोकता है। और फिर इम्यून सिस्टम में भी डेवलपमेंट होती है, इम्यूनिटी भी बढ़ाने का इसका दावा करते हैं, इसका ये काम होता है। सो नॉर्मली वी कैन यूज दिस। पंचवल्कल काढ़े का आप उपयोग कर सकती है, पंचवल्कल की टैबलेट्स मिलती है, एंड सो हम इसके साथ भी चल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये इतनी सारी मेडिसिन तो है ही, हरिद्रा ये वो, आम्लकी का भी आप इसमें एड ऑन करिएगा। आम्लकी गुड एक अच्छी एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी कैंसर प्रॉपर्टी भी है। आवड़ा तो हर प्रकार से काम करता है। फिर हमारे पास शुंठी है, बेस्ट, पर्टिकुलरली जहाँ पे सूजन की या स्टेज होती है उसमें बहुत अच्छी शुंठी का रोल होता है। शुंठी आप इसमें दे सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है जो बहुत ही हेल्पफुल है, वो है तुलसी, बेसिल्स, बेस्ट काम करेगा। फिर आप इसमें ना एक जो चंदन, इसका भी कषाय गुण के कारण चंदन भी, सूजन के लिए चंदन का हम इसमें एड ऑन कर सकते हैं। इन सभी के साथ साथ जहां पर भी जो भी जरूरत है, इसमें हम लोग योनि प्रक्षालन करेंगे। योनिवर्ती का भी अच्छा रोल रहता है, खास करके इसमें क्षार कर्म है, या फिर जैसे दारवैदी योनिवर्ती का उपयोग कर सकते हैं। नीम हैविंग एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटी इंफ्लामेटरी, एंटोमाइक्रोबियल प्रॉपर्टीज। सो नीमवर्ती आप रख सकते हैं फॉर लाइक 21 डेज तक इसको दिया जा सकता है। नीम का वर्ती या जो भी वर्ती है, नीम वर्ती काफी अच्छे से, मतलब ये एक रिसर्च चलते रहते हैं, उनमें भी ये बताया गया है कि वर्ती जो होती है बहुत अच्छे से उस ऊन को, या जहाँ एक हम क्लेद बोलते हैं, सिक्रेशन बोलते हैं, उस सिक्रेशन को सोखने का काम करती है। सो यूनिवर्ती का भी काफी सुंदर रोल रहता है। फिर हमारे पास अग्निकर्म जैसे चिकित्सा पद्धति है, जो खास करके अग्निकर्म की स्वर्ण की शलाका लेकर हम यूज करते हैं। सो दिस स्वर्ण शलाका इज हैविंग एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज, एंड सो अग्निकर्मा इज इफेक्टिव इन ट्रीटिंग सर्वाइकल इरोजन। आचार्य सुश्रुत ने भी अग्निकर्म ये व्रणरोपण एंड सिरा संकोचन के लिए, छेदन के लिए, क्रैपिंग, स्क्रैपिंग, ये सारी जो प्रॉपर्टीज, इट इज सिमिलर टू दैट अग्निकर्मा। नेक्स्ट फिर हम पीचू रख सकते हैं, जात्यादि तेल का पीचू व्रणरोपण में काम अच्छा करता है। बाकी तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन से तेल के, क्षार तेल यूज करिएगा, वो भी ठीक रहेगा।
इसमें हम विरेचन भी देते हैं, विरेचन का भी ठीक रोल रहेगा। जो भी आपको लाइक पेशेंट की कंडीशन को देखकर, अभी इसमें देखिए पेशेंट की कंडीशन और कहाँ पे क्या करना है ये भी महत्वपूर्ण होगा। पेशेंट की स्टेज में है, पेशेंट के बाकी इम्यून सिस्टम्स कैसे काम कर रहे हैं, पेशेंट को पेन बियर होता है क्या, पेशेंट की हालत क्या है, इन सभी को देखकर हम इस सभी का उपयोग करते जाना है। फिर हम आगे सुवर्णकल्प और रसायन चिकित्सा के रूप में सुकुमार घृत दे सकते हैं। शतावरी गुड़ बहुत अच्छा है, इसमें गुगुल पित्त कषायम है, और वरुणादि कषाय तो यूज करना ही है। कई लोग हिंगूल, सुवर्ण भस्म, इन सभी का कंबाइन करके भी यूज करते हैं, वो भी है। कस्तूरी गुलका करके एक कल्प आता है, वो भी सर्वाइकल कैंसर में बहुत सुंदर तरीके से काम करता है। सो देयर आर वेज टू ट्रीट कैंसर अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास प्लान नहीं है, ट्रीटमेंट की ऑप्शंस नहीं, हमारे पास ऑप्शंस है। हम इसको यूज करेंगे बेहतर तरीके से तो बेस्ट तरीके से इसमें भी रिजल्ट हमें मिल जाते हैं। सो मैंने थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है। आप में से किसी का कुछ अनुभव हो तो वो भी आप शेयर कर दीजिएगा, बट शोधन करके कुछ मेडिकेशंस एंड फिर जैसे देखिए मैंने मतलब ज्यादा एंटी कैंसर ट्रीटमेंट तो बिल्कुल, और कई हमारे वैद्य है महाराष्ट्र के परंपरा के जो काफी सुंदर तरीके से इस पर काम भी कर रहे हैं। जहाँ पे जरूरत है वहां पे एलोपैथी से हम लोग काम करेंगे, और जहाँ पे हमें फिर आगे जो एक मेंटेन रखना है वहां पे हम लोग आयुर्वेदा के व्यू पॉइंट से रसायन वगैरह कर कर उसका इम्यूनिटी ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। नमस्ते सभी को, बोलिए मैम। मंदाकिनी जी, डॉक्टर हेमलता, डॉक्टर नेहा, हर्ष सर नमस्ते, डॉक्टर गोरख जी नमस्ते, बोलिए। एक जस्ट 2 मिनट्स में हम लोग आगे हमारा नाड़ी का पॉइंट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वी विल स्टार्ट विथ नाड़ी परीक्षा। मंदाकिनी जी। गोरख जी आप यूज करते कुछ इसमें? ये किस चीज में? हाँ, कैंसर में कुछ कभी आपका अनुभव रहा है? कैंसर के पेशेंट को आप हाउ यू मैनेज द कैंसर पेशेंट्स? हाँ, मैंने वो वैद्य दिलीप गाडगे सर जी के कैंसर के ऊपर के कुछ लेक्चर अटेंड किए थे, ऑनलाइन सेशंस, तो कुछ यूज करता हूँ, लेकिन अभी क्या सब्जेक्ट चल रहा था मेरे को पता नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं वही वही चल रहा था कि कैसे हम ये करें कैंसर पर क्या, जैसे अभी सर्वाइकल कैंसर पर कैसे काम करना चाहिए, इसी को लेकर चर्चा हो रही थी। हाँ हाँ हाँ। तो गाडगे सर जी ने तो कैंसर का जो मुख्य कारण बताया, आपने आप भी उनको जानती होंगे कि हाँ बहुत हाँ, अच्छा यस काम। यस 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 हाँ, यस, तो अच्छे रिजल्ट है उनके। हाँ हाँ, तो उन्होंने जो कैंसर के हेतु जो अब के समय में जो कैच किए, तो उसमें ये फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स वाला जो अन्न है वो बहुत कारण बनता है, उसमें पोल्यूशन है। और बाकी फिर इसमें अपना शुक्र के ऊपर बहुत मतलब ऐसी कैंसर पे ऐसी औषधियों का योजना करना चाहिए कि जो रसायन कार्य करने वाली हो, जो शुक्र पे ओज पे जिसका काम हो, और वो वहाँ के जहाँ का कैंसर है तो वहाँ के अधिकरण में आने वाली औषधियों का प्रयोग करना चाहिए, ऐसा मुख्य उन्होंने बताया था। बिल्कुल 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 बिल्कुल, यस यस सर। मंदाकिनी जी और कुछ? और कुछ किसी को कहना है इसमें? हमारे डॉक्टर्स फेसबुक पे जो सारे वैद्य इसको देख रहे हैं वो सारे डॉक्टर्स भी इसमें अपना योगदान दे सकते हैं। यस, ओके, चलिए वी विल स्टार्ट विथ अवर नाड़ी परीक्षा सत्र। आपका स्वागत है सभी का, नमस्ते। नमस्ते। मैंने कुछ आपको ये किया था गोरख सर जी और हर्ष सर जी की, आप शरीर में सारी जगह पे नाड़ी को देखिए। आपने देखा गोरख जी? आप वीडियो ऑन करेंगे आप? हाँ मैंने हाँ मतलब ये एक्सप्लेन रूप में मैं मतलब ये आपको मैं समझाना ये चाहती हूँ कि हमें केवल रेडियल आर्टरी पर क्यों फोकस किया है हमारे शास्त्र ने, आचार्यों ने। तो
ये आपको प्रैक्टिकल खुद को अनुभव करना चाहिए कि शरीर में कहाँ कहाँ पे भी जो पल्स पॉइंट बताए हैं उनमें आपने देखा और आपको क्या महसूस हुआ कि नहीं, नहीं हम लोग केवल ना यहाँ पे रेडियल आर्टरी के साथ ही चलेंगे, हम बाकी धमनियों का परीक्षण नहीं कर सकते। ये आपको अनुभव करना खुद से, मतलब मैं चाहती थी कि हम लोग खुद से देखे, दूध का दूध पानी का पानी करे। देखा आपने कुछ? आपका प्रेमलता जी नमस्ते। नमस्ते मैडम। नमस्ते। आपने देखा सर कहीं पर कि, मैडम जी आपने देखा? यस यस प्लीज हर्ष जी। नहीं, मैंने तो नहीं देखा। जब भी किसी को नाड़ी देखते देखा है तो कलाई पर ही देखा है। नहीं वो तो ठीक है, आपने खुद से देखा क्या? आपके अलग अलग पॉइंट्स पर, लाइक पोप्युलेटल आर्टरी हो गई, कैरोटिड आर्टरी हो गई, बाकी टेम्पोरल हो गई, जहां जहां पे भी आपको लगता है कि हम लोग देख सकते हैं उन पर आपने खुद से देखा क्या? नहीं, मैंने ज्यादा उसमें अच्छा नहीं कर पाया कुछ। ओके ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लाइक कि कैसे मैम आपने देखा मंदाकिनी जी? ये क्यों? क्योंकि ये एक था ना कि भाई हम थोड़ा सा अपना एक इम्प्रूवमेंट ऐसे करें ना कि खुद से देखे, परीक्षण करे और समझे इस बात को। सिर्फ मैं कह रही हूँ या और कोई वैद्य कह रहा है या शास्त्रों में लिखा है, बट शास्त्रों का ज्ञान लेने का ये भी एक तरीका है कि हम इसको ज्यादा से ज्यादा ये करें। इसीलिए मैंने ये आपको एक विधि बताई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आज हम लोग यहाँ पर, मैंने देखिए हम कल 2 दिन से जैसे इसको पढ़ रहे हैं तो हमने देखा कि नाड़ी परीक्षण का इतिहास हमने देखा, नाड़ी परीक्षा में किस प्रकार का योगदान किया है, नाड़ी कैसे बनती है, नाड़ी में स्पंदन क्यों होता है, नाड़ी के स्पंदन के लिए कौन से रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स है। अभी आगे बढ़ते हैं। इसी में मैंने एक आपको इस प्रकार से बताया था होमवर्क का। चलिए मैं इसमें और थोड़ा सा खुद से बता देती हूँ आपको। हमने कल भी देखा था ना, यहाँ पे आप पल्स महसूस करके देखिएगा, कैरोटिड आर्टरी को दबाइएगा और वो पॉसिबल नहीं होता है। अभी और क्या कारण है कि हम केवल व्हाई टू पाल्पेट ओनली रेडियल आर्टरी, व्हाई टू पाल्पेट रेडियल आर्टरी, क्यों रेडियल आर्टरी पर ही पाल्पेट करना है? बोलिए सर, देर आर मेनी वो पॉइंट्स। इजीली एक्सेसिबल है, सहज उपलब्ध है, तो वहीं सहज पे उपलब्ध ज्यादा। है। चलिए इसको रिवाइज करते हैं, इस पर भी हम लोग ज्यादा टाइम नहीं ये करेंगे क्योंकि आगे भी हमें बढ़ना है। ये सहज उपलब्ध है, सभी नाड़ियों की अपेक्षा में ये अधिक, और इसके ऊपर मांस वसा त्वचा इन सभी का आवरण अत्यंत पतला है। सो इट्स इजीली अवेलेबल, इजीली पाल्पेबल, बिना संकोच के कर सकते हैं, कोई झंझट नहीं है। यहाँ अपेक्षाकृत अधिक स्वच्छता रहती है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है कि भाई चलो कुछ मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ कंफर्टेबल नहीं है, नथिंग लाइक दैट। यहाँ वस्त्र का भी कुछ विशेष प्रावरण नहीं होता। हम जैसे मैंने बताया महिलाओं के लिए सुविधाजनक है, बस अगर वॉच पहनते हैं तो वो वॉच निकाल देना है, अगर कुछ इसमें कंकन वगैरह होता है तो उसको भी हम लोग हटा देकर बड़ी सरलता से आराम से ठीक ठीक स्पर्श करके हम इसके द्वारा 3 अंगुलियों से नाड़ी परीक्षा करते हैं। नाड़ी परीक्षा का मुख्य आधार वही होता है कि त्रिदोष जो है उनमें तीनों अंगुलियों में एक एक से देखा जाता है, और बिना तीनों अंगुलियों के हम तीनों दोषों का पूर्णतया ज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं। इसीलिए तीनों अंगुली से परीक्षण के लिए यही मुख्य स्थान है, और इसीलिए इस स्थान की ही अपेक्षाकृत अधिक परीक्षा की जाती है। इसका एक और कारण है, एक सिंपल सा लॉजिक हमारे पास है, सामुद्रिक शास्त्र, हस्तरेखा विज्ञान। हस्तरेखा विज्ञान में किसको क्या महत्वपूर्ण बातें होती है, किसको महत्व दिया है बताइए? हस्तरेखा विज्ञान में हमारा हाथ देखा जाता है, हाथों की लकीरों को देखा जाता है मुख्य रूप से। हस्तरेखा विज्ञान में या सामुद्रिक शास्त्र में भी हाथ की रेखाओं को देखकर सारी बातों का वहां पे बता देते ना, हाथों की रेखा देखकर ये भाग्य रेखा है, ये रेखा वो है, ऐसे बोलते थे ना। तो ये भी एक इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा हाथ ये हमारे भूत भविष्य
वर्तमान काल से जुड़ा है। और इसी के आधार पर हमारे आयुर्वेद के आचार्य भी यही मानते हैं कि हमारा समस्त जीवन, हमारे दोष, हमारा सुख दुख, ये सारा इससे जुड़ा है। यानी हाथ का संबंध शरीर और मन से सबसे ज्यादा है। एंड सो इसीलिए हम मतलब इसके ऊपर गंभीर चर्चा, गंभीर अध्ययन होकर यहाँ ये निष्कर्ष आया है, इन सभी बातों का विवेचन करके, कि शरीर में भले ही बहुत सारी नाड़ियों की सुविधा है, फिर भी हम केवल इस सभी बातों के आधार पर हाथ की ही नाड़ी परीक्षा करेंगे, जहां तीनों अंगुलियों से परीक्षण करना संभव है। अभी मैंने कल भी आपको एग्जाम्पल के रूप में बताया था, मैंने खुद को आपको भी करने को भी बताया था कि कैरोटिड आर्टरी। बट आप क्या जानते हैं, कैरोटिड आर्टरी का परीक्षण जो है 2 अंगुलियों से करना कुछ आचार्य बताते हैं। सो इज इट पॉसिबल कि 2 अंगुलियों से तीनों दोषों का ज्ञान हो? नहीं होगा ना, नॉट पॉसिबल। तो कैसे करेंगे हम लोग फिर कैरोटिड आर्टरी का परीक्षण? क्योंकि हमारा साइंस ही इसी बेस पर है ना, कि 3 दोष 3 अंगुलियां। तो क्यों हम लोग उस झंझट में जाए, कहा क्यों, क्या जरूरत है? तो मैं आगे जैसे अलग अलग पॉल्स पॉइंट्स, और उससे अभी अभी तक हम लोग इसी भ्रम में थे कि तीनों अंगुलियों से परीक्षण करना है। बट हमारे शास्त्र में जो ये सारे अलग अलग पॉइंट्स बताए हैं, हमारा पूरा शरीर 72,000 करोड़, 72 करोड़, 3.5 लाख, अलग अलग संख्या अलग अलग रेफरेंस में आपको मिल जाएगी। समस्त शरीर ये नाड़ीमय है, ऐसी कल्पना की है। आप कहीं पर भी जाइए और सारी जगह पर आपको नाड़ी मिलेगी। फिर आप इसको धमनी बोले, आप इसको सीरा बोले, जो भी कहना है करे कहे। 72,000 करोड़ नाड़ियां। सुना था आपने हर्ष जी? पता है आपको? नहीं, इतना तो नहीं सुना है। प्रेमलता जी, आप इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगी? 72,000 करोड़, इज इट मतलब आप कोई एक्सेप्टेड है? नहीं मैडम, नहीं सुना। ये 72,000 करोड़ का मैंने नंबर सुना हुआ है कि ये नाभि से आपकी जो नाड़ियां जाती हैं, क्योंकि एक मैं आयुर्वेद में एक फॉलो करता हूँ आचार्य जी को, वो कहते हैं नहाने से पहले आप पानी को हाथ में भर के और अपनी नाभि पर रखिए, तो आपका जो है नहाने से पहले ठंडे पानी से, क्योंकि ये सर्दी में पूरा एक्चुअली दिल्ली में रहता हूँ, काफी ठंड होती है, और पूरा ठंडा पानी से नहा पाया, क्योंकि मैं वो पानी उनके हिसाब से 2-3 मिनट या 4 मिनट तक मैं नाभि पे ही डालता हूँ नीचे रख के। तो उसके बाद मेरे को जो पानी फ्रेश आ रहा होता है वो गर्म लगता है और मैं आराम से नहा सकता हूँ उससे। अच्छा, तो 72,000 मैंने उस रेफरेंस में नाभि से जो कनेक्शन है उसका सुना हुआ है उसके बारे में। इसका इसका रेफरेंस योग शास्त्र में आया है। ये 72,72,10,201 नाड़ियां है। बिल्कुल। तो ये अपने ज्ञान की परी की बात है कि अपन अपने सिक्स सेंस जिसका विकसित है पूरा, तो वही इनको यस, यस, बिल्कुल सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी ये क्लियर और कंफर्म हो गया कि रेडियल आर्टरी पर ही क्यों देखना है? इज देयर एनी डाउट? आपके पहले के नॉट। नॉलेज से और इम्प्रूवमेंट हो गई इसमें? ये हाँ। चलिए, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। अभी मैं दूसरा यहाँ पे स्थान बताती हूँ। पैर में जो अंतर्गुल्फ की नाड़ी है ना, पोस्टीरियर टिबियल कहते हैं इसको। कुछ अंगुलियां मतलब कुछ आचार्य इसमें बताते हैं कि तीनों अंगुलियों से, और कुछ आचार्य बताते हैं कि 2 ही अंगुलियों से इसमें परीक्षण करें। तो कुछ ऐसे माना जाता है कि 2 अंगुली से ही ये सरलता से अवेलेबल होता है। तो कुछ बताते कि नहीं, ये ठीक नहीं है, तो हमें तीनों अंगुलियों को रखना चाहिए। और फिर इस प्रकार से ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है इमेज में, ये पैर का पोर्शन पोस्टीरियर टिबियल दिख रहा है, यहाँ पे बांध हाँ दिया हाँ। हुआ है इमेज में। तो यहाँ पर भी एक नाड़ी का स्थान है, बट जैसे इस पे भी आप 2 अंगुलियों से नाड़ी देखें। तीसरा नाड़ी परीक्षा का स्थान आचार्य बताते हैं कंठमूल, कॉमन कैरोटीड आर्टरी। मैंने बहुत एक इंटरेस्टिंग बात भी आपको बताना चाहूंगी कि कंठमूल नाड़ी जो है, अभी अभी हमने इसके ऊपर कल से डिस्कशन किया कि इट इज नॉट पॉसिबल, और हर्ष जी ने बताया कि ये दबा देंगे तो पेशेंट को कुछ अलग लगेगा एंड ऑल थिंग। पर बिल्कुल ये भी इसमें मतलब बहुत ही इसका हमें मानना भी चाहिए ये। बट जैसे देखा जाता है ना कि ज्वर और हृदय की बीमारियां, फुफ्फुस की बीमारियां, इन सभी का ज्यादा परिणाम इन सभी पर स्थानों पर भी होता है। और इसीलिए हमारे जो भाव भावनाएं हैं, हमारी जो क्रोध शोक सारे ये मन के भाव है, इन सभी का परिणाम भी
हमारे सारे ऑर्गन्स पर दिखाई देता है, और इसीलिए इन सभी के समय पर हमारी नाड़ियों में भी बदलाव होता है। और ऐसा माना जाता है कि ये जो कैरोटिड आर्टरी है, ये भय, शोक, क्रोध, ज्वर, तृष्णा, श्रम, इन सभी के समय पे बहुत तीव्रता से दिखती है। तो ये दूध का दूध एंड पानी का पानी, ये देखिए इस पिक्चर में आप आराम से दिख रहे हैं कि कैसे यहाँ पे इनकी कैरोटिड आर्टरी क्रोध में, एंगर में और इन सभी कंडीशन में कैसी ये प्रोमिनेंट दिख रही है। आर यू गेटिंग प्रेमलता जी? स्पष्ट स्पष्ट दिख रही है? हाँ हाँ जी, हाँ जी। यस। तो ये मतलब जो लिखा है बिल्कुल देखिए, भय, क्रोध, शोक, इन सभी में जो कंठस्थ ये नाड़ी है, ये मुख्य रूप से हमें स्पर्शित होती है, मुख्य रूप से प्रोमिनेंसी हमें दिखाई देने लगती है। चौथी नाड़ी जो है नासामूल की नाड़ी, एक्सटर्नल कैरोटिड, जो इसमें हमने अभी अभी यहाँ पर देखिए, ये भी एक बहुत अच्छे से जीवन मरण, कामना, कंठ रोग, शीर की पीड़ाएं, वात रोगों के समय पे ये भी हमें बहुत अच्छे से तो ये चौथा स्थान है नासा मूल की नाड़ी। पांचवा स्थान है आंख की नाड़ी, बट ये थोड़ा सा मतलब पॉसिबल नहीं है, अस्पष्ट होती है नाड़ी, तो हम इस पर नहीं कुछ ये कर सकते हैं। नेक्स्ट है कर्णमूल की नाड़ी, कान के यहाँ पर छठवां स्थान बताया है। एंड पोस्टीरियर आर्टिकुलर ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, इसी की ब्रांच है ये। यहाँ एक अंगुली से स्पर्श करना है, तो देखिए ये एक अंगुली से स्पर्श करना पॉसिबल है। देखिए हमारे गोरख सर इसको बता रहे हैं, बिल्कुल कर्णमूल की नाड़ी ये कान के नीचे और पीछे की दिशा में स्थित है। यस, कान के नीचे पीछे की दिशा में यहाँ पर इसको देखना है, बट ये एक अंगुली से देखना है। बट एक अंगुली से रखेंगे तो दोषों का ध्यान तो होगा नहीं, तो ये भी नाड़ी हम रेगुलरली इसमें भी परीक्षण नहीं कर सकते। तो देखिए हम कैसे अपने हमारे शास्त्र में जो बताया उसको प्रूव कर रहे हैं कि रेडियल आर्टरी इज द बेस्ट वन। उसके बिना हमारा पास ऑप्शन नहीं है, तो उसको ही हम ज्यादा से ज्यादा देख सकते हैं। बाकी सारे स्थान हैं, हमें उनके बारे में पता होना चाहिए जरूर। नेक्स्ट बताई गई है, शास्त्रों में बताई गई है, बट परफेक्टली मैंने भी आज तक कभी इसका अनुभव नहीं किया। जिह्वा की नाड़ी, जिह्वा की नाड़ी सातवां स्थान है, बट अभी तक इसके ऊपर कोई ज्यादा लिटरेचर नहीं मिला है। पोस्टीरियर टिबियल हो गया। अभी एक और है ब्रैकियल नाड़ी, यहाँ पे हम लोग इसको देख सकते हैं, ये ब्रैकियल इस प्रकार से, बट ये भी आज तक मतलब इसका भी ज्यादा प्रचलन नहीं है, या इसको भी ज्यादा हमने कभी यूज करके देखा नहीं है, या ये भी ज्यादा प्रचलन में नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमने देखा किस प्रकार से ये स्फुरन बनता है, किस प्रकार से इसकी परीक्षा की जाए, इसमें रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स क्या है, वगैरह वगैरह। आगे बढ़ते हुए आज हम एक्चुअल नाड़ी परीक्षा को आरंभ करने वाले हैं। इसमें एक विचार ये प्रकट किया गया है, जैसे मैंने आज इसको टाइटल के रूप में दिया है। ये देखिए, ये थोड़ा सा रिवीजन, कल तक हमने इसको देखा था किस प्रकार से ये सारा इसके पर्याय, और ये हम लोगों ने पूरा अच्छे से पढ़ लिया था। आगे बढ़ते हैं। रेडियल आर्टरी के बारे में हो गया, कंफर्मेशन कि रेडियल आर्टरी को क्यों यूज करना है, दीज आर अदर पॉइंट्स, ये सारे हैं। इसमें से जो भी फिजिबल है इसका परीक्षण हम लोग कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी ये भी हमने थोड़ा सा इसको भी देख लिया था कि कैसे रेडियल आर्टरी मोस्ट प्रोमिनेंट है, इन्वेजिव है, एंड वी कैन पाल्पेट इट वेरी इजीली। ओके, आगे है मेरा आज का टॉपिक है स्त्रियों में वाम नाड़ी का परीक्षण क्यों करें, और पुरुषों में दक्षिण नाड़ी का, राइट हैंड। कुछ आप इस पर कुछ बोलना चाहेंगे हमारे वैद्य लोग, शुभ्रा जी, बाकी सभी लोग, मंदाकिनी जी, प्रेमलता जी, बताइए।
केमिस्ट्री में भी तो आदमी का दायां हाथ और नॉर्मली फीमेल लेडीज का लेफ्ट हैंड देखा जाता है। किसमें सर, किसमें? केमिस्ट्री में या हस्तरेखा उसमें अच्छा, भी, हस्तरेखा विज्ञान में भी। ओके ओके। उसमें भी तो वही हाथ देखते हैं ना, आदमियों का दायां और स्त्रियों का बायां। हाँ सर, कुछ प्रकाश डालेंगे क्यों देखना है? ये मुझे नहीं मालूम, इतना पता है कि देखते हैं ऐसे। हाँ नहीं, हम लोग वही डिस्कशन कर टेक्निकल रहे इसका रीजन क्या है वो आप हमें बताएंगे अभी थोड़ा सा हैं। तो। यस। वेंकटेश्वर रूप है तो उसमें शिव जी दाहिनी तरफ है और माँ पार्वती बाई तरफ है, तो इसका ये कारण हो सकता है। अच्छा शिवा, अच्छा ओके, ये भी एक कारण है, शिवांगी और वामांगी, ये भी एक कल्पना की है। ओके सर। और कुछ प्रेमलता जी, मंदाकिनी